मुंह किधर है, मुंह किधर है? उधर कोने में कोई आदमी मरो है, आदमी कोई मरो है। उस रात दो बच्चियों ने अपने पिता को बेड पर लेटे हुए देखा। वो हिल नहीं रहे थे, उनकी आंखें बंद थी, वो बिल्कुल स्टिल थे और उन बच्चियों ने कुछ नहीं सोचा क्योंकि ये उनके लिए नॉर्मल था। पापा अक्सर ऐसे ही होते थे, शराब पीकर। अपने पिता को इस हालत में देख वो बच्चियां वापस अपने कमरे में चली गई। लेकिन उस रात वो बेड पर लेटा शख्स शराब के नशे में नहीं था, वो मर रहा था और जो इंसान उसके सबसे करीब था वो उसी घर में था, उसी छत के नीचे। सुरेंद्र कुमार शर्मा, 44 साल, आगरा के सिकंदरा इलाके में रहने वाला। एक छोटा सा घर, एक वाइफ, 2 बेटियां, 16 साल की शादी। और एक दिन वो घर से गायब हो गया। उसकी वाइफ ने बताया वो कहीं चले गए और अब तक उनकी कोई खबर नहीं है। पुलिस थाने में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई। लोग ढूंढते रहे। 45 दिन बीत गए और फिर जब पुलिस उसी घर में वापस आई और जब उन्होंने बाथरूम का फ्लोर तोड़ा तो जो मिला वो कोई नहीं भूल सकता। रुकिए, ये कहानी अभी शुरू हुई है। वेलकम टू द वीडियो। माय नेम इज उपमन्यु और ये है तलाशी द क्राइम हंट, जहां हम उन सच्चाइयों को ढूंढते हैं जो सरफेस के नीचे दबी होती हैं। आज की कहानी लिटरली सरफेस के नीचे दबी थी। एक बाथरूम का फ्लोर, सीमेंट, टाइल्स, नॉर्मल दिखता हुआ और उसके नीचे 45 दिनों से एक इंसान की बॉडी दबी हुई थी। ये कहानी एक मर्डर की है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये एक घर की कहानी है जहां रोज कुछ टूट रहा था, कुछ खराब हो रहा था और किसी को नहीं पता था। आज हम हर उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो इस कहानी से जुड़े हुए हैं और ढूंढेंगे उसकी असली वजह। तो बने रहिए। लेट्स टॉक अबाउट आगरा मर्डर केस। पहले मिलते हैं सुरेंद्र से। सुरेंद्र कुमार शर्मा ओरिजिनली भरतपुर राजस्थान का रहने वाला, आगरा के रेणुका धाम कॉलोनी में करीब 9 साल से रह रहा था। घर में थे वो, उनकी वाइफ रूबी, उनकी माँ कमला और 2 बेटियां। सुरेंद्र की फैमिली की बैकग्राउंड ठीक ठाक थी। उनके पिता राधेश्याम शर्मा एक रिटायर्ड लेक्चरर थे। पिता की डेथ के बाद पेंशन आती थी जो सुरेंद्र और उसके बड़े भाई अनिल के बीच शेयर होती थी। लेकिन सुरेंद्र की पर्सनल लाइफ वो आसान नहीं थी। पुलिस और नेबर्स के अनुसार सुरेंद्र एक अल्कोहलिक थे। वो अनएम्प्लॉयड थे, अल्कोहल के लिए पैसे मांगते थे और जब पैसे नहीं मिलते तो वो अपनी पत्नी रूबी को तब तक मारते रहते थे जब तक वो उन्हें शराब खरीदने के पैसे नहीं दे देती थी। ये सब 16 साल से चल रहा था। और अब मिलते हैं रूबी से। रूबी शर्मा, 16 साल की शादी, 2 बेटियां, घर की जिम्मेदारी, कोई बड़ी इनकम नहीं। घर का खर्च मोस्टली पिताजी की पेंशन पर डिपेंड था और हर रात एक ड्रंक हस्बैंड जो अपनी पत्नी को कभी कभी इतनी बेरहमी से मारता था कि उसके शरीर पर नील के निशान पड़ जाते थे। ये रूबी की डेली रियलिटी थी। एक पड़ोसी ने पुलिस को बताया कि इस घर में झगड़े आम बात थी, लोग जानते थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। और वो 2 बेटियां, वो बच्चियां जिन्होंने उस रात अपने पिता को बेड पर देखा था, वो हिल नहीं रहे थे, जिन्हें लगा पापा बस नशे में है। वो इस घर की सबसे इनोसेंट और सबसे डैमेज्ड कहानी है। इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे क्योंकि उनका हिस्सा इस स्टोरी का सबसे हार्ट ब्रेकिंग चैप्टर है। 18 मई 2026 घर में सुरेंद्र थे, उनकी पत्नी रूबी थी, 2 बेटियां थी और सुरेंद्र की माँ कमला थी। लेकिन उस दिन रूबी ने कुछ प्लान किया था। पहला काम, रूबी ने सुरेंद्र के बड़े भाई अनिल को फोन किया और उसने एक बहाना बनाया। उसने कहा कि पुलिस घर पे आने वाली है। सुरेंद्र के एक पुराने ट्रक चोरी के केस में घर पर रेड पड़ सकती है। अनिल ने सुना और रूबी ने कहा, माँ को और बच्चियों को आप अपने पास ले जाइए, यहाँ रहना ठीक नहीं। दोनों बेटियां और माँ कमला अनिल के घर चली गई। घर पूरी तरह से खाली हो गया। जब घर में सिर्फ रूबी और सुरेंद्र थे, रूबी ने खीर बनाई और उस खीर में 16 से 20 स्लीपिंग पिल्स मिलाई गई। सुरेंद्र ने खीर खाई। उसी रात उनकी बेटियों ने घर वापस आने पर या उससे पहले सुरेंद्र को बेड पर लाइफलेस देखा था। लेकिन वो डरी नहीं, वो चौंकी नहीं, क्योंकि ये मंजर उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। वो जानती थी उनके पापा शराब पीकर ऐसे ही सो जाते थे। ये देखकर वो दोनों अपने कमरे में चली गई और उसके बाद पुलिस के अनुसार जब सुरेंद्र बेहोश हो गए तो रूबी ने उन्हें मार डाला। एग्जैक्ट मेथड पोस्टमार्टम से कंफर्म होगा, लेकिन पुलिस का कहना है उसने उन्हें स्ट्रैंगुलेट करके मारा, यानी कि गला घोट कर। अगली सुबह
रूबी ने बेटियों और माँ को अनिल के घर भेज दिया और फिर अकेले उसने बाथरूम का फ्लोर खोदा, एक बड़ा गड्ढा बनाया, बॉडी को खींचकर बाथरूम में ले गई, उस गड्ढे में दफनाया और उसके बाद उसे मिट्टी और बजरी से भर दिया। और फिर उसने एक राजमिस्त्री को बुलाया। उस राजमिस्त्री ने फ्रेश कंक्रीट डाली, नई टाइल्स लगाई और बाथरूम को बिल्कुल नया बना दिया। और रूबी उसी घर में रहती रही, उसी बाथरूम को रोज यूज करती रही 45 दिन तक। 26 मई 2026 रूबी ने सिकंदरा पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई। उसने कहा सुरेंद्र कहीं चले गए हैं, वापस नहीं आए। पुलिस ने कंप्लेंट रजिस्टर की, सर्च शुरू हुई और रूबी वो खुद सर्च में शामिल हो गई, रोते हुए, नेबर्स से पूछते हुए कहाँ गए होंगे, कुछ पता चले तो बताना। यहाँ एक रियलिटी है जो हमें समझनी चाहिए। मिसिंग पर्संस केसेस इंडिया में बहुत कॉमन है। आदमी घर छोड़कर चले जाते हैं पर्सनल रीजंस से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से, फैमिली डिस्प्यूट्स से। पुलिस के लिए शुरुआत में ये एक रूटीन केस था और रूबी वो एक परफेक्ट ग्रीविंग वाइफ की परफॉर्मेंस दे रही थी। लेकिन एक आदमी था जिसे कुछ खटक रहा था, अनिल शर्मा, सुरेंद्र का बड़ा भाई, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, वायु विहार में रहता था। अनिल को रूबी की बातें कंसिस्टेंट नहीं लग रही थी, कभी एक एक्सप्लेनेशन कभी दूसरी। लेकिन अनिल के पास कोई प्रूफ नहीं था, बस एक फीलिंग थी। और फिर उसने एक ऐसी चीज नोटिस की, एक छोटी सी चीज जिसने इस पूरे केस को तोड़ के रख दिया। अनिल को सुरेंद्र की मिसिंग की बात पर शक था, लेकिन शक प्रूफ नहीं होता। तो अनिल ने नंबर्स देखे। उनके पिता राधेश्याम शर्मा जो एक रिटायर्ड लेक्चरर थे, उनकी पेंशन आती थी। वो पेंशन अकाउंट सुरेंद्र और अनिल दोनों के लिए था और रूबी उस अकाउंट का पासबुक और डेबिट कार्ड अपने पास रखती थी। अनिल को पता था कि हर महीने करीब 30,000 पेंशन आती है, लेकिन रूबी हर महीने अनिल को सिर्फ 10,000 देती थी। बाकी 20,000 कहाँ जाते थे? रूबी का जवाब था घर के खर्च में। लेकिन सुरेंद्र की मिसिंग के बाद अनिल ने नोटिस किया कि एटीएम से विड्रॉवल्स अभी भी हो रही थी। सुरेंद्र गायब थे, लेकिन उनके अकाउंट से या उनकी माँ के अकाउंट से पैसे निकल रहे थे। कौन निकाल रहा था वो पैसे? रूबी। ये डिटेल, ये 20,000 का गैप, यही वो थ्रेड था जिसने अनिल को पुलिस के पास भेजा और पुलिस के पास एक नई डायरेक्शन थी। लेकिन इससे पहले मैं आपको उस रात की एक बात बताना चाहता हूँ जो इन्वेस्टिगेटर्स को बाद में पता चली, जो डेली न्यूज और अन्य रिपोर्ट्स में आई। उस रात जब सुरेंद्र स्लीपिंग पिल्स की वजह से अनकॉन्शियस हो गए, उनकी दोनों बेटियों ने उन्हें बेड पर देखा था, लाइफलेस स्टिल, और वो उनके पास से गुजर गई थी क्योंकि उनके लिए ये नॉर्मल बात थी। उनके पापा शराब पीकर ऐसे ही हो जाते थे। एक बच्चे को कैसे पता चलेगा कि इस बार ये अलग है, जब पूरी जिंदगी उसने यही देखा हो? ये डिटेल मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा तोड़ती है, नॉट बिकॉज ऑफ द मर्डर, बल्कि इसलिए कि उन बच्चियों ने इतने साल में ये सीख लिया था कि एक बेहोश स्टिल पड़ा हुआ पिता कोई इमरजेंसी नहीं है। ये उस घर की सबसे साइलेंट ट्रेजेडी है। और फिर पुलिस की रिन्यूड क्वेश्चनिंग में रूबी ने एलिजिडली अपनी सास कमला को, यानी सुरेंद्र की माँ को, सब सच बता दिया। उसने कहा सुरेंद्र गए नहीं, वो घर में हैं, बाथरूम के नीचे। कमला ने अनिल को बताया, अनिल ने पुलिस को बताया और पुलिस उस घर में एक बार फिर आई। किसी भी क्राइम की गुत्थी सुलझाने में सबसे बड़ा हथियार होता है सबूत। गुनहगार चाहे कितनी भी चालाकी से अपने निशान मिटाने की कोशिश करे, लेकिन सच अक्सर किसी न किसी सबूत में छिपा रह जाता है। इस मामले में भी अगर पुलिस ने हर छोटे बड़े सबूत को गंभीरता से नहीं लिया होता तो शायद ये सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाती। चलिए अब बात करते हैं कुछ सबूतों की। एविडेंस नंबर 1, फ्रेश टाइल्स, न्यू प्लास्टर। जब पुलिस उस घर में वापस आई और जब उन्होंने बाथरूम देखा तो एक चीज इमीडिएटली खटकी। टाइल्स नई थी, प्लास्टर फ्रेश था। एक घर जहां फाइनेंशियल स्ट्रगल थी, जहां इनकम लिमिटेड थी, वहां बाथरूम में नई टाइलिंग क्यों? और वो भी तब जब घर का मर्द मिसिंग था। इन्वेस्टिगेटर्स ने फ्लोर तोड़ने का ऑर्डर दिया और नीचे सुरेंद्र की डिकम्पोज्ड बॉडी मिली। एविडेंस नंबर 2, द फेक रेड स्टोरी। रूबी ने मर्डर से पहले अनिल को कॉल करके कहा था कि पुलिस ट्रक थेफ्ट केस में रेड करने आ रही है। ये झूठ था, लेकिन इस झूठ से उसे वो मिला जो उसे चाहिए था, खाली घर, नो विटनेस, ना माँ ना बेटियां। पुलिस के लिए ये एस्टैब्लिश करता है कि ये प्री मेडिटेटेड था, ये एक सोचा समझा प्लान था। अब एविडेंस नंबर 3, रूबी ने खीर में 16 से 20 स्लीपिंग पिल्स मिलाई थी। ये डिटेल इंपॉर्टेंट है 2 रीजंस की वजह से। पहला रीजन, ये प्री मेडिटेशन है। 16 से 20 पिल्स ये एक्सीडेंट नहीं है, ये कैलकुलेशन है। दूसरा, पोस्टमार्टम से ये कंफर्म होगा कि एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ क्या था। क्या पिल्स ही काफी थी या स्ट्रैंगलिंग अलग से हुई थी? इन्वेस्टिगेटर्स अभी ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं। एविडेंस नंबर 4,
एटीएम विड्रॉवल्स। अनिल का वो ऑब्जर्वेशन कि सुरेंद्र के मिसिंग होने के बाद भी अकाउंट से विड्रॉवल्स हो रहे थे, ये फाइनेंशियल एविडेंस है। रूबी ने माँ कमला का पासबुक और डेबिट कार्ड कंट्रोल में रखा था। 30,000 पेंशन आती थी, अनिल को 10,000 मिलते थे। ये पैटर्न, ये फाइनेंशियल कंट्रोल, ये मोटिव का एक हिस्सा हो सकता है। इन्वेस्टिगेटर्स इसे एग्जामिन कर रहे हैं। अब एविडेंस नंबर 5, रूबी का परफॉर्मेंस। 45 दिन रूबी नेबर्स के साथ रोती रही, सर्च में शामिल होती रही, कहाँ गए होंगे पूछती रही और साथ में उसी बाथरूम को रोज यूज करती रही। ये कवर अप की कोल्ड ब्लडनेस है, ये एविडेंस ऑफ इंटेंट है। एविडेंस नंबर 6, फोन रिकॉर्ड्स और डिजिटल ट्रायल। पुलिस ने रूबी और सुरेंद्र दोनों के फोन सीज किए। क्या कोई सर्च था? हाँ, रूबी ने गूगल पर स्लीपिंग पिल्स के बारे में सर्च किया था, लेकिन क्या कोई और भी था जिससे रूबी ने प्लान डिस्कस किया था? यह अभी जांच में है। जब पुलिस रिन्यूड इंटेरोगेशन के लिए उस घर पर आई, रूबी एलिजिबली विजिबली नर्वस हो गई और इन्वेस्टिगेटर्स के अनुसार सस्टेन्ड क्वेश्चनिंग के बाद रूबी ने पहले अपनी सास कमला को सच बताया। सुरेंद्र कहीं गए नहीं, वो बाथरूम के नीचे हैं। एक माँ जिसने सोचा होगा कि बेटा कहीं चला गया, जो शायद रोई होगी, जो शायद ढूंढती रही होगी, और उसी बेटे की वाइफ ने उसे बताया कि बेटा कहीं नहीं गया, वो यहीं है, उसी बाथरूम के नीचे जहाँ वो रोज नहाती थी। कमला ने अनिल को बताया, अनिल ने पुलिस को, और पुलिस आई। वर्कर्स साथ में लाए गए, हैमर चला, प्लास्टर टूटा, टाइल्स उखड़ी और जो मिला वो था सुरेंद्र कुमार शर्मा का 45 दिन बाद स्केलेटल रिमेन्स। रूबी शर्मा को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस के अनुसार उसने इंटेरोगेशन में कन्फेस किया सुरेंद्र को उसी ने मारा है, और पुलिस ने कंफर्म किया सुरेंद्र को 18 मई 2026 को मारा गया था। मिसिंग कंप्लेंट 26 मई को यानी 8 दिन बाद फाइल हुई थी। इंटेरोगेशन में रूबी ने बताया कि उसने ये एक्सट्रीम स्टेप इसलिए उठाया क्योंकि वो सालों से हो रहे डोमेस्टिक अब्यूज से थक चुकी थी। सुरेंद्र अनएम्प्लॉयड था, अल्कोहल एडिक्शन थी, पैसा मांगता था, मारता था, ये उसका स्टेटेड मोटिव है। पुलिस इसे वेरीफाई कर रही है, कोर्ट डिसाइड करेगी। हर केस में कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो डिस्टर्ब करते हैं, जिनका जवाब अभी नहीं है। ये केस अभी शुरू हुआ है। पहला सवाल है वो राजमिस्त्री। रूबी ने एक राजमिस्त्री बुलाया था जिसने फ्रेश कंक्रीट डाली, नई टाइल्स लगाई। क्या उस राजमिस्त्री को पता था कि उसके नीचे क्या है? क्योंकि रूबी ने जो गड्ढा खोदा था वो ज्यादा गहरा नहीं था, यानी लाश फ्लोर की सतह से बस एक परत नीचे थी। इसीलिए टाइलें लगाते समय किसी भी मिस्त्री के लिए उसे देख पाना मुश्किल नहीं होता। पुलिस इस एंगल को इन्वेस्टिगेट कर रही है। अगर वो राजमिस्त्री जानता था तो ये एक अकम्प्लाइज है, तो ये केस और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और अगर नहीं जानता था तो एक इनोसेंट आदमी ने अनजाने में एक डेड बॉडी को कवर कर दिया। सवाल नंबर 2, स्लीपिंग पिल्स कहाँ से आई? 16 से 20 स्लीपिंग पिल्स लाइक बेंजोस एंड जेड ड्रग्स, ये स्ट्रिक्टली प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं जो सिर्फ डॉक्टर के थ्रू ही मिल सकती हैं। वो रूबी के पास कैसे आई? क्या रूबी ने ये पिल्स किसी के थ्रू कलेक्ट की? क्या कोई और भी इन्वॉल्व था? क्या बेटियों को कुछ पता था? पुलिस ने कहा बेटियां ट्रॉमेटाइज हैं, लेकिन वो अपनी माँ को इनोसेंट बता रही हैं। क्या उन्हें कोई डिटेल पता थी या वो जेन्युइनली अनजान थी? ये सवाल बेहद सेंसिटिव है और इन्वेस्टिगेटर्स इसे केयरफुली हैंडल कर रहे हैं। अगला सवाल, 16 साल में कभी किसी ने क्यों कुछ नहीं देखा? नेबर्स को पता था कि झगड़े होते हैं, फैमिलीज को पता था अब्यूज होता है, तो 16 साल में कोई इंटरवेंशन क्यों नहीं हुई? जब शादी का वक्त होता है तो समाज दबाव डालता है, 1000 सवाल पूछता है, खुशियों में शामिल भी होता है, लेकिन यही समाज घर में संघर्ष के वक्त अपने मुंह पर ताला लगा लेता है और मुंह फेर लेता है। ये सिर्फ एक केस का सवाल नहीं है, ये हमारे समाज पर सवाल है। मैं आपसे ऑनेस्टली बात करना चाहता हूँ। ये केस जब मैंने इसे रीड किया तो मुझे एक क्षण के लिए नहीं पता था कि मुझे किसके लिए ज्यादा तकलीफ है। सुरेंद्र के लिए, हाँ वो एक विक्टिम है, उसकी जान गई, लेकिन वो एक अब्यूजर भी था 16 साल तक। या फिर रूबी के लिए, वो एलिजेड मर्डरर है, लेकिन वो एक अब्यूज्ड वाइफ भी थी, उसने डोमेस्टिक वायलेंस झेला था 16 साल तक। या फिर मुझे तकलीफ होनी चाहिए उन 2 बेटियों के लिए जिन्होंने कभी एक नॉर्मल घर नहीं देखा, जिनके लिए एक ड्रंक अनकॉन्शियस पिता नॉर्मल था, जिन्होंने उस रात अपने पिता को देखा और कुछ नहीं सोचा, जिन्होंने अपनी माँ को हर रोज पैसे के लिए मार खाते देखा, उनको ये चुपचाप बर्दाश्त करते हुए देखा। उन बच्चियों ने क्या सीखा इस घर से? ये सवाल मुझे रात को सोने नहीं देगा। मैं यहाँ जज नहीं करता, कोर्ट करेगी, लेकिन एक बात कहूंगा, डोमेस्टिक वायलेंस चाहे वो कहीं भी हो, चाहे किसी के साथ हो, अगर उसे साइलेंस में दफनाया जाए तो एक दिन वो किसी और तरीके से बाहर आता है। रूबी ने जो किया वो गलत था, सुरेंद्र ने जो किया 16 साल तक वो भी गलत था, दोनों गलत।
और दोनों की वजह से एक घर तबाह हो गया। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ की बात तो ये है कि उस तबाही की सबसे बड़ी कीमत उन 2 बेटियों को चुकानी पड़ेगी। हमारे समाज में ऐसे हजारों घर हैं जहाँ अब्यूज होता है, जहाँ नेबर्स सुनते हैं और अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, जहाँ फैमिली जानती है और घरेलू मामला कहकर इग्नोर कर देती है। और जब वो घर टूटता है तो हम हैरान होते हैं। हमें हैरान नहीं होना चाहिए, हमें पहले देखना चाहिए, पहले बोलना चाहिए, पहले मदद करनी चाहिए। रेणुका धाम कॉलोनी में वो घर आज भी है। वो बाथरूम जहाँ नई टाइल्स लगी थी, वो टाइल्स अब टूटी हुई हैं। कुछ चीजें जब एक बार टूट जाती हैं वापस नहीं बनती। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एक घर की, एक सोसाइटी की और कुछ जिंदगियों की। ये था तलाशी का आज का एपिसोड। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और केस के साथ।